स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं अलंकार। काफ़ी दिन से बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि मैम अलंकार से संबंधित कुछ वीडियो लेकर आइए, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अलंकार से संबंधित कुछ पॉइंट। अब हम यहाँ पर अलंकार पढ़ेंगे और अलंकार में जो आपकी परीक्षा में अत्यधिक आने वाले जो उदाहरण हैं उन सारे उदाहरणों को लेते हुए मैं यहाँ पे आप लोगों को लगभग सभी अलंकार कराने की कोशिश करूंगी। तो आज हम लोग यहाँ पर अनुप्रास अलंकार करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अलंकार, अलंकार शब्द के बारे में अगर हम जानें तो यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, अलम प्लस कार। अलम प्लस कार। अब अलंकार पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि अलंकार होता क्या है, तभी आप किसी पंक्ति के अंदर उसके अलंकार को पहचान सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे हमने इसे दो शब्दों में तोड़ा, तो इस अलम शब्द का अर्थ आ जाता है शोभा या सजावट। शोभा या सजावट। और कार का अर्थ हो जाता है करने वाला। अब हमें बात समझ में आती है कि अलंकार क्या है। तो अलंकार है शोभा या सजावट करने वाला। फिर सवाल उठता है कि आखिर किस चीज की शोभा या किस चीज की सजावट। तो हम जब अलंकार की परिभाषा देखते हैं तो हमें पता चलता है जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि काव्य क्या। तो काव्य से हम यहाँ पर अर्थ लेते हैं कविता से। जब कोई कवि, जब कोई व्यक्ति अपने मनोभावों को एक कविता के रूप में प्रकट कर देता है और उस कविता में ही वो कुछ ऐसे तत्वों का प्रयोग करता है जिससे उसकी लिखी गई वो पंक्तियां अधिक सुंदर लगने लगती हैं या प्रभावशाली हो जाती हैं, तो उन्हीं तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई कवि कहना चाह रहा है कि ये नायिका बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो अगर सीधे ऐसे बोलता है कि नायिका का चेहरा बहुत ही सुंदर है तो इसमें कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वो कहता है कि ये नायिका तो चंद्रमुखी है, अर्थात चंद्रमा के जैसा इसका मुख है, तो वहां पर उस भाव में या उस पंक्ति में एक प्रभाव पड़ जाता है। इसी तरह के तत्वों को हम अलंकार कहते हैं और यह विभिन्न प्रकार का होता है। तो ये इसके भिन्न भिन्न प्रकार, उन्हीं को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जब हम अलंकार के प्रकार की बात करते हैं तो अलंकार को हम तीन प्रकार में बांट लेते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ध्यान दीजिएगा, कुछ पुस्तकें उभय अलंकार के स्थान पर पाश्चात्य अलंकार का प्रयोग करती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपनी हिंदी में यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले अलंकारों को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो हिंदी के अनुसार है उसी को पढ़ेंगे। तो हिंदी के अनुसार हमारे ये तीन ही प्रकार के अलंकार माने जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शब्द अलंकार है, ये शब्द अलंकार क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है और आपको दूर से दिख गया होगा कि संधि हो रही है इसमें, शब्द प्लस अलंकार। यानी वो अलंकार जो शब्दों के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है वो शब्द अलंकार कहलाएगा। और अर्थ अलंकार की हम बात करेंगे, इसमें भी दीर्घ संधि हमें दिखाई दे रही है। अर्थ प्लस अलंकार से बना है, अर्थात जो अलंकार अर्थ के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है वो अर्थ अलंकार हो जाएगा। और यहाँ पर उभय अलंकार, इसमें भी दीर्घ संधि हमें नजर आ रही है, उभय प्लस अलंकार। और उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों, और यहाँ दोनों जो आया है वो शब्द और अर्थ दोनों के लिए आया है। अर्थात जिन अलंकारों में शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो उन्हें हम उभय अलंकार कहते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द अलंकार को। अब शब्द अलंकार में हम सबसे पहला अलंकार ले रहे हैं आज अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर जो अलंकार लेकर चलूंगी अलंकार के शब्द से याद करना सिखाऊंगी कि जैसे अलंकार का जो नाम है उसी से आप उसकी परिभाषा को सीखने की कोशिश करें। तो यहाँ हम जैसे देखते हैं कि अनुप्रास शब्द हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अनु
प्लस प्रास। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अनु का अर्थ आता है बार बार से, कि बार बार, और प्रास का अर्थ लेते हैं हम वर्ण से। तो अनुप्रास में क्या बनता है, तो हम कह सकते हैं अनुप्रास की परिभाषा के लिए तौर पर कि जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या हम कह सकते हैं जहां वर्ण बार बार दोहराए जा रहे हैं, वर्ण बार बार आ रहे हैं, वहीं पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वर्ण का बार बार आना ये किस तरह से, कितनी बार आना, कहाँ पर आना, किस स्थिति में आना, किस पंक्ति में आना, शुरुआत में आना, मध्य में आना या अंत में आना, इन सारे तरीकों को देखते हुए हम अनुप्रास अलंकार के भी भेद करते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर एक पॉइंट निकाला है कि अनुप्रास का मतलब है कि जब किसी पंक्ति के अंदर या जब किसी काव्य के अंदर किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी कोई वर्ण बार बार आता है, कोई एक वर्ण बार बार आ सकता है, दो वर्ण बार बार आ सकते हैं, तीन वर्ण आ सकते हैं, हो सकता है शब्द भी बार बार आ जाए, हो सकता है वाक्यांश भी बार बार आ जाए। तो उसी आधार पर अब ये शब्द, वाक्य और वाक्यांश, आप कहेंगे मैम अभी तो आप वर्ण की बात कर रही हैं, तो ये ध्यान देना है, शब्द का मतलब रहेगा उसके वर्ण, उन्हीं वर्णों का अगर क्रमतः बार बार आवृत्ति हो। तो वो सारे पॉइंट देखते हुए हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हम, इसमें एक पॉइंट और आपको स्पेशल समझना होगा कि जब हम व्यंजन की बात, इसमें अनुप्रास में बात करते हैं, तो इसमें व्यंजन की आवृत्ति को ही दोहराया जाता है। यानी स्वर, जो स्वर मात्रिक रूप में आते हैं, हम उनकी आवृत्ति पर ध्यान नहीं देते, हम जो ज्यादा ध्यान देते हैं वो व्यंजन की आवृत्ति पर ध्यान देते हैं। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा में वर्ण शब्द न लेकर व्यंजन शब्द भी रखा है कि व्यंजन की आवृत्ति ही क्या कहलाती है, अनुप्रास कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों ही दृष्टिकोण से देखेंगे कि व्यंजन और अगर कोई स्वर आवृत्ति करेगा तो वो कब करेगा, किस स्थिति में करेगा। ठीक है, चलो तो कुछ उदाहरण देंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देने वाली हूँ, तो अब ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा उत्तर भारत है, उत्तर भारत में 9 राज्य जहाँ की राजभाषा हिंदी है, उन राज्यों में होने वाली जितनी भी सरकारी परीक्षाएं हैं, अगर उन परीक्षाओं में हिंदी आती है और हिंदी में आपका टॉपिक अलंकार भी आता है, तो उन सभी तमाम परीक्षाओं के लिए, यानी वो कहें, अब यहाँ 2 बार लगा दिया मैंने शब्द, उन सभी, सारी जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सारी परीक्षाओं के लिए आपका अलंकार जो ये है वो महत्वपूर्ण है, जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। जो आपकी परीक्षाओं में अभी तक प्रश्न आते रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों में से उन्हीं का ये संकलन मैंने लिया है उदाहरणों का। तो ध्यान दीजिएगा, आप इन्हें अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में आप इन्हें हल कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहली पंक्ति दी है हमारी, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाए। अब इस पंक्ति में हम देख रहे हैं तरनी, तवर्ण, तनुजा, तट, तमाल, तरबर, त वर्ण की आवृत्ति हमें यहाँ पर मिल रही है। तो त वर्ण की आवृत्ति हम देख रहे हैं, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरी पंक्ति हम देख रहे हैं, कर कानन कुंडल मोर पंख। तो यहाँ हम देखेंगे कर, कानन, कुंडल, यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हमें 3 बार देखने को मिल रही है। आगे उर पर बनमाल विराजत, बन, ब और ब वर्ण की आवृत्ति हमें यहाँ पे मिल रही है, 1 बार आवृत्ति मिल रही है, यानी कहें कुल 2 बार ब वर्ण आया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे पंक्ति कह रही है, कालिंदी कूल कदम की डारन। तो यहाँ पे क वर्ण हमें 4 बार देखने को मिल रहा है, तो ये आवृत्ति आ रही है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, जैसे पंक्तियां आपकी दी हैं, इन पंक्तियों के अर्थ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप शब्दों के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, अगर पहली पंक्ति देखें, तरनी तनुजा, तो अगर हम तरनी तनुजा देखें तो देखो यहाँ ये जो तरनी है इसका मतलब हो गया सूर्य, और तनुजा का मतलब हो गया पुत्री। तो सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना, तो यहाँ पे तरनी तनुजा का मतलब हो गया यमुना तट।
यानी यमुना के तट पर, तमाल के तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष, और तमाल, तमाल नाम के वृक्ष हैं वो बहुत सारे छाए हुए हैं। तो पहली पंक्ति अर्थ निकालती है कि यमुना के किनारे पर तमाल के वृक्ष छाए हुए हैं। इस तरह से आप पंक्तियों के अर्थ भी निकाल सकते हैं, पर ये अर्थ के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पर्यायवाची याद करने पड़ते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पर्यायवाची याद कर लेते हैं उतना आपको आसान रहता है। ठीक है, अब जैसे इसी में हम देखेंगे कि कालिंदी कूल कदम की डारन। अब आप यहाँ देखें कालिंदी किसका पर्यायवाची है, ये यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी। ठीक है, और कूल, कूल का मतलब यहाँ पे किनारा आया है कि यमुना के किनारे, और कदम के पेड़ हैं और उनकी डालों पर। तो यहाँ पर ये पंक्ति कह रही है कि यमुना के किनारे कदम की पेड़ की डालों पर। अब ये पंक्तियाँ इनके जो अर्थ निकलते हैं वो ऐसे निकलते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्यायवाची याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अर्थ याद कर लें, तो आपको इनके पंक्तियों के अर्थ भी अपने आप समझ में आने लगते हैं। अब देखेंगे जैसे आगे सुरभित सुंदर, यहाँ पे सवर्ण है, सुंदर, सुखद, सुमन, तो हमें सवर्ण की आवृत्ति यहाँ देखने को मिल रही है, तो इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं, देख रहे हैं चमक गई चपला चमचम। तो एक तो यहाँ ध्यान देना, देखो चम और ये च और फिर उसके साथ ये म, ये वर्ण, यानी इसकी आवृत्ति किस तरह से इस युग्म में आवृत्ति हो रही है, यानी शब्द जो ये व्यंजन है व्यंजनों के समूह के साथ उसी क्रम में। तो अनुप्रास का ये भी एक भेद होता है। कौन सा भेद होता है आगे बताऊंगी। ठीक है, दोनों पंक्ति में फिर यहाँ पे ये च वर्ण, फिर च वर्ण और ये च वर्ण, ऐसे करके हम इसके अंतर एक दूसरे और अनुप्रास को देख सकते हैं। तो इसमें हमें दोनों पंक्ति में दो प्रकार का अनुप्रास देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक ही देखें तो अनुप्रास ही है। फिर हम देख रहे हैं जैसे मुदित महिपत मंदिर, तो म यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है म वर्ण की आवृत्ति। फिर सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तो यहाँ पे सवर्ण और सवर्ण, तो यहाँ हमें सवर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है, तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मोही मोही। अब जो ये देखो यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें हमारा पुनरुक्ति अलंकार भी होता है कि पुनः उसकी युक्ति हो रही है, ये भी आता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें छेका अनुप्रास है, यानी अनुप्रास का छेका भेद आ जाता है। तो ये अनुप्रास के अंतर आता है कि पूरे ही वर्ण को लेकर पूरे जो वर्ण हैं वो उसी युग्म में एक बार आवृत्ति करते हैं। ठीक है, अब इसमें देख रहे हैं मेरा मन मोहनमय। ठीक है, तो म वर्ण की आवृत्ति भी यहाँ पे आ रही है, वहां पहले छेका अनुप्रास हो रहा है, फिर आगे में वृत्या आ रहा है, तो इस तरह से हमारे इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार आ जा रहा है। अब ये छेका अनुप्रास क्या है, वृत्या अनुप्रास क्या है, इसको हम आगे ही देखेंगे तुरंत। तो अभी पहले यहाँ देखते हैं। अब देखो शब्द है दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, सधैनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें वर्ण की आवृत्ति किस तरह से हो रही है। देखो इसमें द वर्ण आ रहा है, द वर्ण यहाँ पे आ रहा है, ऐसे हम देखेंगे आगे। लेकिन इसमें एक सबसे जो आवृत्ति हमें दिखाई दे रही है वो त वर्ग की आवृत्ति दिखाई दे रही है। त, थ, द, ध और न। अगर हम और इसमें दंत स, यानी जो हमारा दंत वर्ग है त, थ, द, ध, न और स, ये स भी हमारा दंत होता है ना, इन वर्णों की आवृत्ति हमें दिखाई दे रही है। देखो अब आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, द दंत वर्ग, न दंत, त दंत, थ थ, द न थ, ये सब हमारे दंत वर्ग हैं और लगातार आ रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पे फिर त आ गया, स आ गया, ध आ गया, न आ गया, त आ गया। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर दंत वर्ग के वर्णों की आवृत्ति देखने को मिल रही है। ये हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। पर अगर पंक्ति में श्रुत्यानुप्रास ना हो तो अनुप्रास तो उसमें है, फिर भी है। ठीक है, तो अनुप्रास आ गया है इसमें। इसी तरह से कूकी कूकी कलित कुंजन करत, तो क वर्ण फिर से क वर्ण फिर से क वर्ण, चाहे वो छेका हो चाहे वो वृत्या हो, लेकिन अनुप्रास तो है ही। ठीक है, पंक्ति कह रही है कूके लगी कोयल कदम्बन, तो यहाँ पर क वर्ण
क वर्ण, ठीक है, तो हमें यहाँ पे आवृत्ति देखने को मिल रही है। फिर इसी तरह से प्रतिभट, कटक, कटीले, केते, काटी, काटी। अब यहाँ काटी काटी में छेका देखने को मिल रहा है, क, क और क। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवृत्ति में तो आपने देख ली, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपकी परीक्षा में आए हुए हैं, इनमें से काफ़ी सारे दोहराए जाते हैं, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इनके भेद की, कि कैसे इनको अलग अलग हम पहचान सकते हैं कि जो वर्ण की आवृत्ति है वो किस प्रकार से होती है, कितने प्रकार से, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। जब हम अनुप्रास अलंकार का भेद करते हैं तो ये हमारा 5 प्रकार का होता है: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रृत्यानुप्रास। और तीनों को समझना बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से इन्हें समझ सकते हैं। जैसे देखिए, जब हम बात करते हैं छेका अनुप्रास की, तो छेका अनुप्रास में आवृत्ति एक बार होती है, ठीक है, वर्ण की आवृत्ति एक बार आवृत्ति का मतलब है कि आपको 2 वर्ण देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्या होगा, हमें 2 वर्ण देखने को मिलेंगे, 2 वर्ण, या हम कह सकते हैं कि 2 बार हमें देखने को मिलता है, ठीक है, 2 वर्ण संख्या में। तो अब आपको जैसे पहचाना है वैसे पहचाने, आवृत्ति एक बार होती है और वर्ण देखने को 2 मिलते हैं। तो ये कैसे, उदाहरण में देखेंगे। जब हम बात करते हैं वृत्त्या की, तो वृत्त्यानुप्रास में आवृत्ति अनेक बार देखने को मिलती है, तो आवृत्ति होती है अनेक बार, यानी वर्ण की आवृत्ति अनेक बार। अब अनेक बार का मतलब क्या होता है कि एक बार आवृत्ति तो छेका में हो जाती है और आवृत्ति 2 बार होते ही किस में हो जाती है, अनेक बार, वो 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, कैसे भी हो। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये समझ नहीं आ रहा हमको, अनेक बार और एक बार का क्या मतलब है। तो देखो, इसको मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ण, कोई व्यंजन हमारा क एक बार आया, ठीक है, ये ऐसे आया हुआ है, तो अभी इसकी गिनती है ये 1 आना। अब होनी है इसकी आवृत्ति, तो अब इसके तुरंत बाद अगर एक बार और आ जाता है ये, तो इसे कहेंगे हम एक बार आवृत्ति, ठीक है, ये एक बार आवृत्ति को दिखाएगा। तो यहाँ आगे आप देखने में हमको कितनी संख्या लग रही है, 2, यही तो मैंने बोला है, और आवृत्ति कितनी है, एक बार, ठीक है, दोहराया उसको एक बार गया है। और जब अनेक आवृत्ति की बात करते हैं तो ये होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ण हमारा ये आया है, एक बार आवृत्ति हो गई तब तो छेका हो जाएगा, और एक और बार इसकी आवृत्ति हो जाती है तभी ये वृत्त्या हो जाता है। तो इसी को अब देखने में हमको ये कितना लगता है, 3 लगता है। तो इसीलिए मैं आपको पहचान बताती हूँ कि वृत्त्यानुप्रास की पहचान आप कर सकते हैं कि आपको वर्ण जो देखने को मिलेगा 3+, हम 3+ कर लेते हैं, कम से कम 3 बार और 3 से प्लस में हो जाता है, ये हमारा वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। और छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में और क्या अंतर होता है, दोनों में ही समझते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो छेकानुप्रास होता है ये क्रमतः होता है। अब क्रमतः का मतलब क्या है, क्रमतः का मतलब होता है कि बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार, ठीक है, और लगातार और जिस क्रम में रहेगा उसी तरह से। और दूसरा क्या होता है, ये इसकी आवृत्ति इस तरह से, जैसे एक वर्ण है, एक वर्ण की आवृत्ति आ गई, और इसकी आवृत्ति ऐसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि क वर्ण ख वर्ण इस तरह से आया है, तो दोनों अगर क और ख दोनों फिर से एक बार आ गए तो इतने हिस्से में ये छेका ही हो जाता है ठीक है, इतने हिस्से में भी छेका हो जाता है। तो छेका विभिन्न प्रकार से देखने को मिलता है। कभी कभी छेका में पूरे शब्द की आवृत्ति हो जाती है, जैसे मान लो अगर हमने कहा धीरे धीरे, ऐसे हमने रखा, धीरे धीरे ये रख दिया, अब जो अर्थ धीरे का यहाँ पे है और वही अर्थ अगर धीरे का यहाँ पर हो जाता है तो वो भी छेका की आवृत्ति बन जाता है, मतलब छेका ही बन जाता है वहां पर, कि इसमें क्या हुआ, इसमें ध वर्ण और इसमें र वर्ण दोनों ही क्रमशः उतने ही में आवृत्ति कर गए हैं। तो इससे ये जो एक छात्र ने डाउट पूछा था कि मैम छेकानुप्रास की परिभाषा सब जगह अलग अलग आती है, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, तो समझ में नहीं आया हमें। कोई कहता है केवल एक बार आवृत्ति, कोई ऐसे वर्ण में दिखाता है और कोई पूरे के पूरे वर्ण की आवृत्ति दिखाता है। तो
अब ये समझ में नहीं आता कि कौन सा सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चारों सही होते हैं जितने भी तरीके होते हैं। ये एक बुक है, ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको कामता प्रसाद गुरुजी की बुक दिखाई है, ये भी अलंकार की है, पूरी अलंकार की बुक है और ये भी हमारे उसी समय की है। इस पे 1990 का प्रिंट दिया हुआ है, पर 1990 में भी 7वीं बार संस्करण है इसका। तो 7वीं बार का 90 का संस्करण है, तो इसका मतलब ये पहले की है। तो मैंने अपने घर से नहीं बनाई है, ये इसी बुक से मैंने ये पहचान की थी। तो मुझे जब इस बुक से मैंने इसको पढ़ा तो मुझे उस समय पता चला कि जो ये छेकानुप्रास है हमारा, इसमें 3 तरह की स्थिति होती है। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको इसके उदाहरण दिखाती हूँ और फिर हम इसको साथ के साथ समझते हैं किस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे हम उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा छेकानुप्रास होता है वो किन स्थितियों में बनता है। रीझी रीझी, यहाँ पर ये जो पूरा शब्द है, एक बार इसकी आवृत्ति हो गई पूरे युग्म के साथ, इस स्थिति में छेका बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग इस परिभाषा को देते हैं, जैसे रहसी रहसी, हंसी हंसी, ये बन गए। तो इस आवृत्ति को कुछ लोग छेका में रख देते हैं कि एक बार आवृत्ति हो रही है, तो ये भी होता है, ये भी छेका के अंदर आता है। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि जैसे यहाँ पे सवर्ण है और इसकी सवर्ण की, ये एक बार आया और एक बार इसकी आवृत्ति हुई है। तो ऐसी स्थिति में, तो यानी एक बार आवृत्ति एक वर्ण की शुरुआत में, तो ये स्थिति भी छेका में आती है। तो कुछ लोग इस रूप की परिभाषा देते हैं, तो ये भी छेका में होती है। तो ध्यान देना, ये भी सही है और ये भी सही है जो इस पुस्तक में दिया है। छेका में 4-5 आपको परिभाषा इस तरह से दी है। फिर उसके बाद जैसे अब हम देखते हैं यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे म्र है, ये गलत लिखा हुआ है, मृदु है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि गुरुपद रज मृदु मंजुल, तो इसमें म वर्ण की आवृत्ति, म वर्ण की आवृत्ति जो इस तरह से दे रखा है, तो एक बार ये आया है और एक बार आवृत्ति है, तो ये वही इसके जैसा, तो ये छेका में ही हो जाता है। अब यहाँ पे दिया है दूसरा, गुण करी मोही सूर सावरे को। अब यहाँ पे सवर्ण की आवृत्ति, सवर्ण की आवृत्ति छेका में आ रहा है, और छेका में क्या बन रहा है, तो यहाँ जैसे देखेंगे निर्गुण। अब निर्गुण का निर और निर्वैह का निर, तो यहाँ पे ये इसमें ये वाले जो वर्ण आए हैं, इनकी एक बार फिर से पुनः यहाँ जो आवृत्ति हो रही है, तो ये भी छेका में ही आता है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आता है, तो ये भी छेका अनुप्रास का ही हिस्सा बनता है। ठीक वैसे ही हम यहाँ पे देखते हैं बंदौ गुरुपद पदुम, तो यहाँ पे पद, ये इतना शब्द और इसमें पदुम में इतना हिस्सा, यहाँ पे पदुम यानी ऊ से पहले तक का, यहाँ तक का हिस्सा, तो ये एक बार आया और फिर इसकी ये आवृत्ति, तो ये भी छेका में आता है। तो आपको 3 तरह की यहाँ पे दिख गई परिभाषाएं, तो ये तीनों तरह की परिभाषाएं छेका का ही हिस्सा होती हैं। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी किताब में कुछ दे रखा है, या नेट पे जब आप सर्च करते हैं तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो वो इसलिए कोई कुछ होता है कि जिसको जो जहाँ पे जैसे समझ में आ जाता है वो उसको वैसे ही समझ लेता है। और जब मुझे भी इस तरह का सस्पेंस होता था और इस तरह की चीज़ें आती थी कि भाई ये एग्जैक्ट है क्या, तब मैंने ये वाली बुक देखी थी और इस वाली बुक से मैंने पढ़ा, तो मुझे तब पता चला कि अच्छा छेका में ये चक्कर है कि ये 3 तरह की स्थिति ही छेका की स्थिति होती है। बस यहाँ पे शर्त है कि आवृत्ति जो है वो हमारी वो एक बार होती है और वो क्रमिक रूप से होती है। क्रमिक रूप का मतलब ही होता है लगातार, बीच में ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो छेका अनुप्रास अलंकार के लिए बीच में ब्रेक नहीं होता है। बाकी अगर हमारा वृत्या, अब हम बात करें जैसे वृत्यानुप्रास की, तो हम बात करें वृत्या का। वृत्या में क्या होता है, इसकी भी कई सारी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। इसकी परिस्थितियां होती हैं, आपको लगातार वर्ण मिल जाएंगे, शब्द की शुरुआत में मिल जाएंगे। जैसे हम उदाहरण के साथ ही बात करेंगे यहाँ पे भी, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे जो वृत्यानुप्रास है, इसकी जो व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार होती है, और अनेक बार का मतलब है एक से अधिक हो गई। ठीक है, अब जो वर्ण है हमें गिनती में 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे इसकी जो आवृत्ति है वो कहाँ हो सकती है? किसी शब्द की शुरुआत में हो सकती है, लगातार भी हो सकती है और ब्रेक देकर भी हो सकती है। बीच में कोई वर्ण आ जाए तो भी हो सकता है, ठीक है। शब्द के मध्य में हो सकती है, हो सकता है आगे पीछे के वर्ण कोई अलग आ रहे हो, लेकिन शब्द का कोई एक मतलब के शब्द के मध्य में जो वर्ण है वो सबका एक जैसा जा रहा हो, तो वहां पे भी हमारा अनुप्रास बन जाता है, यानी वृत्त्यानुप्रास बन जाता है। शब्द के अंत में कहीं भी हो सकती है। और जो ये कहा है स्वरूपतः, स्वरूपतः का मतलब है कि पूरी पंक्ति के अंतर्गत वो वर्ण कितनी बार भी दोहराया जा सकता है। अब वो वर्ण अगर आपको 3 बार से ज्यादा दिखाई दे रहा है, मतलब 3 और 3 बार से ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उसमें वृत्त्या बन जाता है। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं, हमारा ये पंक्ति है कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाई। तो इसमें हमको यहाँ पे दिख रहा है त वर्ण लगातार किसी भी वर्ण के आगे शुरुआत में दिख रहा है, तो इसमें अब वृत्त्यानुप्रास हो गया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम अभी तो इस पंक्ति में हमने अनुप्रास पढ़ा था, तो ध्यान देना अनुप्रास जो 5 भेद है ना, 5 भेदों के सारे उदाहरण अनुप्रास के ही उदाहरण होते हैं। अब अनुप्रास में कौन सा वाला अनुप्रास है वो हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस वाली पंक्ति में हमारा वृत्त्यानुप्रास बनता है, ठीक। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चारु चंद की चंचल। अब यहाँ पे च च च, अब इसमें कोई क्रम नहीं है, हम क्रम नहीं देखते वृत्त्या के अंदर, यहाँ दिख रही है हमें, ठीक है। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे चंचल का अंतिम ल, खेल का अंतिम ल, जल का अंतिम ल, थल का अंतिम ल, तो अंतिम वर्ण में भी ल ल ल ये वर्ण की यहाँ आवृत्ति हो रही है, तो ये भी वृत्त्या के अंतर्गत ही आ जाती है, ठीक है। हम देख रहे हैं शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहे निरंतर गावे। अब इसमें अंत में वर्ण में स स स स ये हमें, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे भी स आ रहा है, इस तरह से हमें इसमें भी अनेक बार आवृत्ति दिख रही है, तो ये वृत्त्या का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे पंक्ति दे रही है हमारे हरी हरिल की लकड़ी, तो ह वर्ण की आवृत्ति सामान्य रूप से हुई है लगातार, ठीक है। कल कानन कुंडल, तो क वर्ण की आवृत्ति, अब देखो गिनती में आवृत्ति कैसे, एक बार क आया है, फिर एक बार आवृत्ति, फिर एक और बार आवृत्ति, तो यानी अनेक बार में आ गया, तो संख्या हमें 3 देखने को मिल जाती है, ठीक है। चलो अब जैसे यहाँ पे दिया है हम देखेंगे कालिका का क, ठीक है। कालिका सी कल की, क वर्ण फिर से आ रहा है, कलेऊ, ठीक है। देती काल को, तो यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो रही है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वृत्त्या हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम देख रहे हैं बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुभागा। अब यहाँ पे हमने एक देखा था कि पद और पदुम, इसमें तो हमारा छेका हो ही गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सवर्ण सवर्ण सवर्ण, तो यहाँ पे हमारा वृत्त्या भी आ गया है, ठीक है। इसमें वृत्त्या भी आ गया, ये सवर्ण, फिर यहाँ पे स, फिर यहाँ पे स, ठीक है। इस तरह से इसमें हमारा वृत्त्यानुप्रास भी हो गया, तो छेका भी हो गया, वृत्त्यानुप्रास भी हो गया, ठीक है। बरसत, इसमें हम देखेंगे बरसत बारिद बूंद, तो ब वर्ण की आवृत्ति हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ देखेंगे हम चाहत चढ़न, तो इसमें हमारा छेका हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमको वृत्त्या देखने को मिल रहा है, और इतने हिस्से में यहाँ पे च वर्ण के साथ हमें छेका देखने को मिल रहा है, तो इसमें छेका भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पंक्ति के अंदर एक ही होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब आपका प्रश्न फिर ये हो सकता है कि मैम अगर ऐसे हमारी परीक्षा में दोनों आ गए तो हम कौन सा रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा ऐसे कभी भी कोई आपका प्रश्न नहीं आता है कि आपको 2 विकल्प देकर रखे, और अगर 2 विकल्प आपके दिए भी जाते हैं तो वो अनुप्रास के साथ कोई अन्य होता है उसमें दिया जाता है, अनुप्रास के 2 विकल्प नहीं हो सकते। और अगर फिर भी मान लो कि फिर भी आपको दे भी दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको छेका को गौण कर देना है, वृत्त्या को रख देना है। मान लो जैसे अभी ये आ गया या इस तरह से आ गया, तो इसमें वृत्त्या को आप लगाएंगे अगर 4 विकल्प में आते हैं। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो जितने आपको अलंकार वहां दिखाई दे रहे हैं सबके बारे में लिखिए, ठीक है।
अब आता है, हम देखेंगे विमल, वाणी, वीणा। ठीक है, यहाँ पे दिया है तो व वर्ण की आवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। कोमल, कमल, कोमल, कर में सप्रीत, तो यहाँ पे हमें क वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है, तो इसमें भी वृत्या हो जाएगा। अभी तक हम व्यंजन में देख रहे थे, अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या किसी स्वर में भी आवृत्ति हो सकती है और स्वर को भी हम आवृत्ति में रखते हुए अनुप्रास में रख सकते हैं क्या? तो हम किस परिस्थिति में रख सकते हैं? तो हम उस परिस्थिति में रख सकते हैं जब कोई स्वर अपने वास्तविक रूप में, मतलब अपने वास्तविक रूप में आवृत्ति कर रहा हो। अब वास्तविक रूप यानी वो मात्रिक रूप में बन के आया हो, वास्तविक रूप में। जैसे यहाँ पे दिया है अति, अगाधु, अति, तो अति, अगाधु, यहाँ अवर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये अपने वास्तविक रूप में आया है, मात्रिक रूप में नहीं आया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम इसको अनुप्रास के अंतर्गत रख लेते हैं। अब ये मत कहना मैम आथरो भी दियो है, ये औ हो गया है, ये औथ्रो जो है ना औ है, ये औ की मात्रा हो गई। अब इसकी आवृत्ति होनी चाहिए। अब इस सकल आगे से देख के मत लगा देना। ठीक है, तो यहाँ तक ही है, बस इतना, इसमें नहीं है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? वृत्यानुप्रास हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा भेद जो हमारा आता है। अब हम देखेंगे लाटानुप्रास। तो देखो, जब लाटानुप्रास की हम बात करते हैं तो लाटा शब्द की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाटा शब्द का अर्थ होता है समूह। तो अब ध्यान देना, यानी जब वर्ण जो है वो पूरे के पूरे समूह के साथ आवृत्ति करते हैं, तो जब कोई भी वर्ण पूरे समूह के साथ आवृत्ति करते हैं, और जब वो समूह के साथ आवृत्ति करेंगे तो इसका मतलब वो किसी शब्द की आवृत्ति हो सकती है, किसी वाक्यांश की आवृत्ति बन सकती है, या किसी वाक्य की आवृत्ति बन सकती है। इसीलिए आप लाटानुप्रास में देखते हैं, हम देखेंगे उदाहरण के साथ। तो जब हम लाटानुप्रास में देखते हैं तो हमें यहाँ पर इसकी परिभाषा में देखने को मिलता है कि किसी वाक्य अथवा वाक्यांश अथवा शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, किंतु उसके अन्वय में परिवर्तन हो जाता है। अब अन्वय का मतलब क्या होता है? अन्वय का मतलब होता है एक तरह से हम उसके मेल जोल की बात करें, या मेल जोल का मतलब है, जैसे अब हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको इस बात को समझना है कि उसी अर्थ का मतलब क्या है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं और फिर उससे समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है कि शब्द दिया है पूत। अब ये पूत शब्द ऊपर लिखा है और वहीं पे पूत शब्द की आवृत्ति यहाँ हो गई है। जो अर्थ ऊपर है वही अर्थ नीचे है। पूत का मतलब पुत्र है, तो नीचे भी पुत्र ही उसका अर्थ है। सपूत, तो आगे अब यहाँ पे सपूत और कपूत इनमें अंतर आ गया है, पर बाकी पूरा वाक्यांश तो काहे धन संचय, तो काहे धन संचय, पूरा का पूरा वाक्यांश जो है वो आवृत्ति कर रहा है। अब यहाँ पे तो काहे काहे, धन धन, संचय संचय, इन सब का मतलब वही है जो ऊपर दिया हुआ है। इसको कहते हैं कि उसी अर्थ में आवृत्ति होना। पर अन्वय में परिवर्तन, अन्वय में परिवर्तन कि जब हम उसका मूल अर्थ निकालते हैं तो हमें वो एक जैसा दोहराता हुआ नहीं नजर आता, हमें उसमें अंतर लगता है। कैसे? जैसे देखो, पहली पंक्ति कह रही है कि पूत सपूत तो काहे धन संचय। अगर पुत्र सपूत है तो धन का संचय क्यों करते हो? ये बात हो गई। क्यों? क्योंकि अगर पुत्र सपूत है तो वो अपने आप कमाएगा और अपना धन अपने आप बना लेगा। दूसरी पंक्ति कहती है पूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर पुत्र कपूत हो जाता है तो फिर धन का संचय क्यों करते हो? क्योंकि अगर वो कपूत निकल गया तो आपके मेहनत की जो कमाई है उसको क्या करेगा? बर्बाद करेगा, आपको दर्द होगा। तो यानी दोनों ही पक्ष में जो पूछ रहा है तो काहे धन संचय, अर्थ में तो आपको परिवर्तन नजर आ रहा है ना, उसका सेंस अलग है, उसका सेंस अलग है। ठीक है, तो लेकिन शब्दों का अर्थ वही जा रहा है। तो इस तरह की परिस्थिति जहाँ पे होती है वो हमारा लाटानुप्रास होता है। अब ये लाटानुप्रास को हम पदानुप्रास अलंकार के नाम से भी जानते हैं। इसका ये दूसरा नाम है, ध्यान देना, यानी पद, पद में अनुप्रास, जो पद हैं उनकी आवृत्ति होते हुए जो आता है। जैसे दूसरा उदाहरण आप देखेंगे इसका लाटानुप्रास का कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु।
अब आपको पूरी की पूरी पंक्ति क्या दिखाई दे रही है, आवृत्ति करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें आपको क्या दिखाई देता है, एक कि आवृत्ति तो कर रही है, जो ऊपर शब्द का अर्थ है वही नीचे है, लेकिन फिर भी इनमें अंतर आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे हमारा जो, अगर हम देखें कि पराधीन जो जन नहीं, इतना हम यहाँ पढ़ते हैं तो कह रहा है कि पराधीन, पराधीन मतलब गुलाम एक तरह से, यानी जो दूसरे पर अधीन नहीं है, जो गुलाम नहीं है, जो जन स्वर्ग ता हेतु। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें एक शब्द की त्रुटि हो गई है, इसलिए आपका अर्थ नहीं बनेगा। यहाँ पे स्वर्ग नरकता हेतु, यहाँ पे शब्द है नरकता हेतु और यहाँ पे स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें भी दोनों में, ठीक है, तब ये आवृत्ति सही बनेगी। तो ये पंक्ति कैसे है कि पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इस तरह से पंक्ति बनती है। तो अब इसका अर्थ निकलेगा कि जो लोग गुलाम हैं, गुलाम नहीं हैं, उनके लिए नर्क भी स्वर्ग के समान है, यानी वो नर्क में आजाद हैं तो वहां पे भी उनके लिए नर्क भी स्वर्ग जैसा है। फिर आगे पंक्ति कहती है पराधीन जो जन, यानी जो जन गुलाम हैं, जो पराधीन हैं, उनके लिए स्वर्ग नहीं है, उनके लिए नर्क ही है। अगर वो स्वर्ग में भी रह रहे हैं पर वो किसी दूसरे के गुलाम हैं तो उनके लिए वो स्वर्ग भी स्वर्ग नहीं है, वो नर्क के जैसा ही है। तो अंतर तो आ रहा है, लेकिन पंक्ति तो उसी अर्थ में जा रही है, यानी शब्द, तो इसमें लाटानुप्रास रहता है। तो हमें ना इसकी एक ट्रिक ये मिल जाती है कि अगर हम किसी वाक्य या वाक्यांश या शब्द की आवृत्ति देखते हैं तो वहां हम लाटानुप्रास को निकाल लेते हैं। तो ये हम एक ट्रिक में ले लेते हैं इसकी। उदाहरण देख लेंगे हम, जैसे पंक्ति दी हुई है, और राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। बिल्कुल उसी तरह से बनाए कि राम का भजन जो करते नहीं हैं उन्हें भव बंधन भय ताहि, ताहि माने सताता है, भव बंधन का मतलब इस लोक परलोक वाला जो ये मोक्ष मिलना ना मिलना ये वाली बातें, इनका भय उनको सताता है जो राम का भजन नहीं करते हैं। और जो राम का भजन करते हैं नहीं भव बंधन भय ताहि, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं सताती है। तो अर्थ में अंतर भी आ जा रहा है। ऐसे ही पंक्ति है पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताहि। तो हम यहाँ पर देखते हैं पंक्ति क्या कहती है कि पिय निकट जाके, जिसके पिय यानी जिसके प्रियतम उनके निकट हैं, उनके पास हैं, नहीं घाम चांदनी, घाम चांदनी का मतलब यहाँ विरह अग्नि से है, विरह अग्नि जिसे बोल देते हैं, विरह वासना। ठीक है, तो उन्हें विरह वासना या विरह अग्नि नहीं सताती है जिनके प्रियतम उनके साथ रहते हैं। और पिय निकट जाके नहीं, जिनके प्रियतम उनके पास नहीं है, घाम चांदनी ताहि, तो विरह उन्हें ही सताता है, उन्हें ही सताता है, तो जिनके प्रियतम उनके पास नहीं है। तो इन पंक्तियों में भी वही अंतर आ गया। तो पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद रहेगा, लाटानुप्रास। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आगे पंक्ति आती है कि राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। तो पंक्ति में फिर से वही भाव है कि राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं है उसके पास विपत्ति विपत्ति है, सुमंगल नहीं है। ठीक है, यानी विपत्ति उसे सता रही है और उसके पास कोई सुमंगल नहीं है। और राम हृदय जाके, जिसके राम हृदय में है उसके पास कोई विपत्ति नहीं है, उसके पास सुमंगल ही सुमंगल है। ठीक है, इस तरह से इस पंक्ति के अर्थ बनते हैं। तो इन पंक्ति में भी हमारा क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। ठीक है, और देखेंगे क्योंकि अभी तो हम पूरी की पूरी पंक्ति को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे शब्द की आवृत्ति भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया, देखो वही पंक्ति दोबारा दोहराई गई है, यहाँ पे सही लिखी हुई है ना, वहां पे गलत लिखी थी, तो ये सही होगी, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। ठीक है, खैर हमने वहां पे भी कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे इन तीन पंक्तियों को। इन तीन पंक्तियों में शब्द की आवृत्ति हुई है, उसी अर्थ में है, लेकिन फिर भी भाव जो है अलग आएगा। लड़का तो लड़का ही है। अब ये पंक्ति आ गई, लड़का तो लड़का ही है, तो ध्यान देना, यहाँ कह रहा है कि जो लड़का होता है वो लड़का ही है, मतलब लड़के के स्वभाव से उसको दिखाया गया है कि लड़का तो लड़का ही है। तो लड़का का अर्थ यहाँ जो है वही अर्थ है, लेकिन एक जगह लड़का और एक जगह उसके गुण जैसा भाव दे रखा है।
तो अर्थ उसी में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ यमक नहीं बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार छात्र क्या कहते हैं, इसमें ये उनका डाउट रहता है कि मैम इसमें अर्थ अलग आ रहा है। तो अर्थ अलग आने का मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे हम कहते हैं ना कनक कनक, अब कनक कनक जब हम बोलते हैं तो कनक कनक के पूरे अर्थ हो जाते हैं। एक कनक का मतलब हो जाता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। तो ये देखो, धतूरा और सोना बिल्कुल अर्थ अलग है ना, कहाँ सोना कहाँ धतूरा, बिल्कुल एकदम से अलग अर्थ है। तो जब अलग अर्थ होता है तब वहां पे क्या बनता है, यमक बनता है, जो ये आता है जब हम कहते हैं यमक रहेगा इसमें। लेकिन जो ये पंक्ति है ऊपर से आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपको लगेगा कि एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार आ रही है, हो सकता है दोनों बार इसके अर्थ अलग हों तो इसमें यमक लगा दें, तो यही गड़बड़ हो जाती है। आपको भाव भी समझना है कि लड़का तो लड़का ही है, यानी लड़का तो लड़का ही होता है, जैसा लड़का है वैसा ही है, ठीक है। तो भाव वही है, सेम टू सेम शब्द है, ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य होता है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो मनुष्य के भाव मनुष्य के साथ, तो वो दोनों ही जो भाव हैं वो बिल्कुल एक ही जैसे रहे। फिर आगे पंक्ति है, जननी तू जननी भई। तो यहाँ पे फिर से शब्द की आवृत्ति हो रही है कि हे जननी तू जननी भई, हे माता तू माता ही रही। जैसे एक माता अपने बच्चों के सिवाय किसी और को सोच ही नहीं सकती, वैसे ही तू माता वैसी ही रही जैसे एक माता होती है। तो हे जननी तू जननी रही, तो इसमें सेम टू बिल्कुल एकदम सेम टू सेम अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे भी, तो इन तीनों पंक्तियों के अंदर आपका क्या रहता है, लाटानुप्रास। अब इन तीनों पंक्तियों को ये याद कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में काफी सारे प्रश्न आते हैं। फिर छात्र कहते हैं कि मैम यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, हमको यमक के साथ कंफ्यूजन जा रहा है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने क्लियर कर दिया है कि ये क्या है, हमारे लाटानुप्रास हैं, ठीक है। तीनों पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियां आपकी परीक्षा में कई बार दोहराई गई हैं, आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें आगे। यहाँ पे जैसे आता है हमारा अगला अंत्यानुप्रास की, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अंत्यानुप्रास अलंकार में हम जब देखते हैं तो अंत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा कहती है कि पंक्ति के अंतिम अक्षर यानी चरणांत की आवृत्ति होती है। तो जहाँ पंक्ति के अंतिम अक्षर की आवृत्ति होती है वहाँ हमारा अंत्यानुप्रास होता है। हम इसके अर्थ से भी देख सकते हैं, ये बना होता है किससे, अंत्य। अंत्य शब्द दिया हुआ है हमारा, अंत्य का मतलब होता है अंतिम, और इसमें लगा है अनुप्रास, ठीक है। तो वो अनुप्रास जो कहाँ मिलता है, अंत में मिलता है, वो अंत्य अनुप्रास होता है। जैसे पंक्ति का जो अंतिम चरण होता है वहां मिलेगा। जैसे पंक्ति दे रही है, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो कहानी थी यहाँ पे हम देखेंगे इस टुकड़े को। फिर खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, तो इसमें यहाँ पे आनी थी ये आ गया। तो ये इस तरह से जब हमें अंत में चरण में जो आपको, जिसे आप तुकबंदी कह देते हो, तो वो मिलता है, वही हमारा अंत्यानुप्रास होता है। अब ये 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, आवृत्ति कितनी बार भी हो सकती है इसकी, ठीक है। 1 बार आने पर ही ये क्या बन जाता है, अंत्यानुप्रास बन जाता है। जैसे बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, तो यहाँ पे स में, और जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में, तो यहाँ पे ये आवृत्ति कर रहा है ये अक्षर, ठीक है। तो ये हमारा अंत्यानुप्रास में बन जाता है। अब इससे आपको एक बात समझ में आएगी कि जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे टीचर अक्सर ये कह दिया करते थे कि अगर किसी पंक्ति के अंदर जब कोई व्याख्या आती थी पद्यांश लिखने के लिए, कि अगर आपको कोई पंक्ति में कोई आपको अलंकार समझ ना आए तो कम से कम अनुप्रास अलंकार लिख देना, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब वो क्यों ऐसा बोलते थे, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम जब कोई भी पंक्ति लिखते हैं, कोई भी काव्य लिखते हैं, कुछ नहीं तो तुकबंदी तो बनाते ही है ना। और जैसे ही हम तुकबंदी बनाएंगे तो उसमें एक अलंकार तो आ ही जाएगा ना, अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास, ये तो हमें मिल ही जाएगा। फिर भी हम देख रहे हैं कि कितनी सारी आवृत्तियां हम देख रहे हैं। तो इस तरह से लगभग पंक्तियों में, मतलब मान के चलिए कि 90% पंक्तियों में आपको कोई दूसरे अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार तो मिल ही जाता है, ठीक है।
अब इसमें आता है पांचवा हमारा यहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, इसमें होता है कि एक ही उच्चारण स्थान वाले अथवा एक ही वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति जब होती है और वो भी लगातार, हमें लगातार देखने को मिलती है वो आवृत्ति, तो वहां हमारा क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख लें, मान लो हम दंत वर्ग को देखते हैं, जैसे इसमें उदाहरण दिया है दंत वर्ग। अब दंत वर्ग में हमारे कौन कौन से आते हैं, हमारा त वर्ग आता है त, थ, द, ध, न, इसमें हमारा स आ जाता है, ठीक है, दंत स। तो ये वर्ण हैं हमारे। अब आप देखेंगे कि पंक्ति के अंदर ना आपको इन्हीं वर्ण की आवृत्ति बार बार देखने को मिलेगी। जैसे पंक्ति आ रही है कि दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, द न त थ थ द न थ, ठीक है, यहाँ पे फिर त, फिर स ध न, ठीक है, त, इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपको लगभग पूरी पंक्ति के अंदर क्या देखने को मिला है, दंत वर्ग दिखने को मिला है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार एक ऐसा है, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अब कई बार ये क्या होता है, आपके दिमाग में अभी इसे पढ़ने के बाद ये आएगा, अरे मैम इतने सारे अलंकार हो गए, अब हम इनको याद कैसे करेंगे, पहला पॉइंट तो, और किसी भी पंक्ति में हम पहचानेंगे कैसे, ऐसे तो हमारा दिमाग घूम जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, नहीं, आपको इतना घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए कि आपकी परीक्षा में ना बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। अब बहुविकल्पी प्रश्न का फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपके पास ना 4 विकल्प होते हैं। बहुत सारी परीक्षाओं में 5 विकल्प भी दे दिया जाता है, तो आपके पास 4 या 5 विकल्प हैं। तो ये 4 या 5 विकल्प में आपको 4 या 5 ही अलंकार के नाम दिए जाते हैं। तो जब किसी पंक्ति में आप अलंकार खोजते हैं तो आप अपने दिमाग में ऐसे अपने दिमाग के पूरे घोड़े मत दौड़ा दो कि कौन सा अलंकार होगा। आप ये देखो कि विकल्प में दिए कौन कौन से हैं, तो जो विकल्प में दिए हैं उनकी परिभाषा पर फोकस करो। और इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि किसी भी पंक्ति के पीछे भागने की बजाय जो आपके अलंकार हैं उनकी परिभाषा पर फोकस करो, तो आपको अलंकार अच्छे से मिल जाएंगे। कैसे, जैसे देखो, अब यहाँ पे हमने जो ये 5 मैंने आपको बताया, इन 5 में मैं आपको अंतर करके बताती हूँ। बस इन्हीं 5 से 5 सेकंड में आप पूरे अनुप्रास अलंकार को समझ लेंगे। जैसे अब यहाँ पे आप देखते हैं कि जो लाटानुप्रास हमारा दिया है, इसका हमने समूह दिया था, ये तो अर्थ मैंने दिया था। लाटानुप्रास के लिए आपको क्या बात याद रखनी है कि कोई वाक्य या कोई वाक्यांश या कोई शब्द की आवृत्ति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो लाटानुप्रास होगा। अंत्यानुप्रास की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंतिम अक्षर, ठीक है, अंतिम अक्षर कर लो, वर्ण कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 तो वर्ण कम से कम हो ही जाते हैं। तो अंतिम अक्षर जहां मिलेगा वो अंत्यानुप्रास होगा। और श्रुत्यानुप्रास में आप यहाँ पे कर लो, जैसे आप इसे कह सकते हो कि त वर्ग कह सकते हो, अधिकतर आपको त वर्ग वाले मिलते हैं, तो त वर्ग की आवृत्ति। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि त वर्ग वाले आपको ज्यादातर मिल जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल त वर्ग ही होगा, वो क वर्ग भी हो सकता है, वो च वर्ग भी हो सकता है, वो ट वर्ग भी हो सकता है, ये आवृत्ति भी आपको मिल सकती है। तो इससे आप वर्ग से आवृत्ति अगर करेंगे, या आप इसे दंत वर्ग लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, दंत वर्ग कर सकते हो। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि एक वर्ण वाले यानी एक उच्चारण स्थान वालों की आवृत्ति होती है। तो इससे आपको ये ट्रिक मिल गई। अब ट्रिक क्या मिली है आपको, छेकानुप्रास में एक बार आवृत्ति होती है, ठीक है, अगर वर्ण देखें तो ऐसे गिनती में 2 होते हैं। वृत्त्यानुप्रास में आवृत्ति अनेक बार होती है, अगर गिनती में देखें तो वर्ण कम से कम 3 और 3 से ज्यादा बार वृत्त्या पड़ जाएगा, ठीक है। लाटा में वाक्य वाक्यांश शब्द की आवृत्ति देखने को मिलती है। अंत्यानुप्रास में अंतिम अक्षर की आवृत्ति देखने को मिलती है, और श्रुत्यानुप्रास में किसी वर्ग की आवृत्ति देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये आपका अनुप्रास अलंकार पूरा हो जाता है, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी चीजें।
अगर मान लीजिए आपको ये अगर पीडीएफ चाहिए, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाए जैसे मैंने दी है, जिससे कि आप आसानी से इसे याद कर सकें, तो आप इसके लिए हमारे एप्लीकेशन निधि एकेडमी को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से आप अभी तक कांस्टेबल वाली या टेट वाली चीज़ों को डाउनलोड करते रहे थे, वैसे ही आपको यूट्यूब वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले अलंकार के साथ।